एवरीवन, सो आज की वीडियो में ना हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है ना इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। सबसे पहले मैंने क्लास 11th की पूरी बायोलॉजी ली है, ठीक है। और इसमें भी मैंने ना स्टार्ट किया था लास्ट वाले चैप्टर से करना, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड से पढ़ पढ़ के दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है। तो सोचा क्यों ना केमिकल कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करते सारा, और ऐसे कर करके मेरे को एक एक चैप्टर डेली कराना है, ठीक है। लेकिन बात ये है ना, एक चैप्टर अगर मैं डेली करवाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक ही चैप्टर डेली करवाऊँ विद एनसीईआरटी बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लोग इसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे एंड 2025 का पेपर, सो दैट थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो गाइस चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग पढ़ते ये वाला चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स, ठीक है। यार इस लाइन का मतलब ये है कि आपने ये वाले चैप्टर में पढ़ लिया है ऑलरेडी कि न्यूरल सिस्टम जो होता है वो सभी ऑर्गन्स के बीच में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है। चलो एक बार फिर से बोल देते हैं कि न्यूरल सिस्टम जो होता है वो सभी ऑर्गन्स के बीच में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी लाइन में ये लिखा है कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब जो न्यूरल से कोऑर्डिनेशन होता है बहुत तेजी से होता है लेकिन कम समय के लिए होता है, और जो चीज़ ज़्यादा तेजी से होगी वो कम समय के लिए तो होगी ही होगी। तो बस इसे ऐसे याद कर सकते हैं, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कॉन्टिन्यूसली रेगुलेटेड। अभी पढ़ लेते फिर समझाते हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो नर्व फाइबर होते हैं वो बॉडी के सभी सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब नीड पड़ती है, ठीक है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है जो हार्मोन्स के द्वारा फंक्शन करता है, ठीक है। ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कॉन्टिन्यूसली रेगुलेटेड। अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाई हार्मोन्स, ठीक। तो इस लाइन का यही मतलब है, क्या। और साथ में ये दे रखा है कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजी फंक्शन को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फाइनली हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बट एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड कराता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। और दूसरा ये आता है कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ज़्यादा तेजी से होता है लेकिन शॉर्ट लाइव्ड होता है, ठीक। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा। इसका मतलब ये है कि नर्व फाइबर शरीर के सभी सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना पड़ता है जो हार्मोन्स के द्वारा फंक्शन करता है, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब चौथा पॉइंट ये है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है जॉइंटली कोऑर्डिनेट होते हैं और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजी फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 4 मेन पॉइंट पढ़े, चलो उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब तक दिमाग में छपेगा नहीं तब तक तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो न्यूरल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड कराता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स के बीच में। याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो मेरे साथ, याद हुआ ना। और दूसरा इसमें यह आता है कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ज़्यादा तेज फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। और थर्ड मेन पॉइंट जो है वो है नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन has to be provided. This function is carried out by hormones. इसका मतलब है कि जो नर्व फाइबर होते हैं बॉडी के सभी सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है जो हार्मोन्स के द्वारा फंक्शन करता है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजी फंक्शन को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते इस टॉपिक पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसका मतलब ये होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ना वो उनमें डक्ट नहीं पाए जाते, इसलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और उनके सिक्रीशन को हार्मोन्स कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाए जाते इसलिए डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और उनके सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। सो द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज अ केमिकल प्रोड्यूस बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट डेफिनेशन एज फॉलोज। सो वो तो मैं आपको बता दूं, पहले ऊपर वाली लाइन का मतलब बता दें। तो हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वे ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं, और फिर ब्लड की वजह से जो दूर टारगेट ऑर्गन है ना वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार और रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम तो 2-3 बार रिवाइज करते ही रहते हैं। हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वे ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर ब्लड की माध्यम से दूर स्थित टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं
नहीं आया है, ठीक है। इसका गाइज ये मतलब है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो केमिकल प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर वो केमिकल प्रोड्यूस कर देते हैं, वो ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। ब्लड में जब रिलीज़ हो जाते हैं तो जो अलग अलग जगह है ना टारगेट ऑर्गन की, वहाँ तक पहुंचा दिए जाते हैं। बस यही कहने का मतलब है, समझ में आया। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनके सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। और जो क्लासिकल डेफिनेशन है सो इसे फटफट पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। सो अब ये वाली लाइन पढ़ते हैं। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट इंटरसेलुलर मैसेंजर। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इंट्रा है कि इंटर, तो ये है इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट। का क्या मतलब है कि हार्मोन्स की जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं? कम अमाउंट में। बोलो मेरे साथ, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन्स विच सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और इस लाइन का ये मतलब है कि हार्मोन के अलावा नए मॉलिक्यूल्स को भी कवर करती है हार्मोन्स की नई डेफिनेशन, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं। इनवर्टिब्रेट प्रोसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। उनका सिक्रीशन क्या कहलाता है? हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनमें डक्ट नहीं होती, इसलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। उनके सिक्रीशन को हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। और जो उन्होंने क्लासिकल डेफिनेशन दी वो क्या थी? केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। ये वाली लाइन का मतलब मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये वाली लाइन। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इस बात को बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरसेलुलर मैसेंजर है। एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। किस में होते हैं? ट्रेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है। अब नई डेफिनेशन जो आई है वो क्या है इनकी कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें कैसा उनमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और बहुत ही कम हार्मोन्स होते हैं। कि वर्टिब्रेट में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। सो गाइस, मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर, मतलब पूरा का पूरा जो पेज है बहुत अच्छे से कवर करवा दिया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सो एक बार और लास्ट बार रिवीजन कर लेते हैं बस फटफट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो न्यूरल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड कराता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स के बीच में। और जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बट शॉर्ट लाइव्ड होता है। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, ठीक है। सो ऊपर वाला मैंने लाइनें समझा दी, बस मैं फटफट पढ़ रही हूँ तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ते जाओ और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाई हार्मोन एंड न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। ऊपर वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते ये। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड एंड देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली located target organs has current definition as follows, ठीक है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। कैसे? ट्रेस अमाउंट में, ठीक है। समझ में आया ना? द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जबकि इनवर्टिब्रेट प्रोसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो अब पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, ठीक है। सो चलो अब मैं करवाने जा रही हूँ ये वाला ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मतलब ये है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स उत्पन्न करने वाले डिफ्यूज टिश्यू या सेल बॉडी के अलग अलग भाग में जाते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी सो दैट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। सो मैं अब इसकी ट्रिक बताती हूँ बट उससे पहले पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेड्स, टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी, ठीक है। सो चलो अब ये वाला एक बार बताते हैं इसकी ट्रिक क्या थी। इसकी ट्रिक थी पी स्क्वायर टैप पीटीसी, पी स्क्वायर टैप पीटीसी, पी स्क्वायर टैप पीटीसी, पी स्क्वायर टैप
पीटीजी, पी स्क्वायर टैप पीटीजी, पी स्क्वायर टैप पीटीजी, पी स्क्वायर टैप पीटीजी, पी स्क्वायर टैप पीटीजी, पी स्क्वायर टैप पीटीजी, पी स्क्वायर टैप पीटीजी। इसका मतलब है जो पी स्क्वायर है वो पिट्यूटरी और पीनियल के लिए है, पिट्यूटरी पीनियल के लिए, पिट्यूटरी पीनियल के लिए, पिट्यूटरी पीनियल, पिट्यूटरी पीनियल, पिट्यूटरी पीनियल, पिट्यूटरी पीनियल, ठीक है। और जो टैप है वो थायराइड एड्रिनल पैनक्रियास, 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 थायराइड एड्रिनल पैनक्रियास। और जो पीटीजी है वो उसमें क्या है, पैराथायराइड थाइमस और गोनेट्स, पैराथायराइड थाइमस गोनेट्स, पैराथायराइड थाइमस गोनेट्स, पैराथायराइड थाइमस गोनेट्स, पैराथायराइड थाइमस गोनेट्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा पी स्क्वायर टैप पीटीजी का मतलब, ठीक है। पी स्क्वायर टैप पीटीजी, पी स्क्वायर पीनियल पिट्यूटरी और टैप थायराइड एड्रिनल पैनक्रियास, पीटीजी पैराथायराइड थाइमस गोनेट्स, ठीक है। सो चलो अब इसका एक एक करके सारे फंक्शन भी समझते हैं, लेकिन इसमें डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी देखें, क्योंकि बहुत बारी अब तो डायग्राम से भी क्वेश्चन आ चुका है तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। सो इसको अगर अच्छे से याद हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से पी स्क्वायर टैप पीटीसी, ठीक है। सो गाइस चलो अब पढ़ते हैं दूसरी वाली लाइन, बट एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू एज सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, पिट्यूटरी पीनियल, थायराइड एड्रिनल पैनक्रियास, पैराथायराइड थाइमस गोनेट्स, टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन अवर बॉडी, ठीक है। सो अब ये अच्छे समझा दिया। और इनके अलावा भी ना कुछ दूसरे ऑर्गन्स और होते हैं जो कि क्या करते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लिवर किडनी हार्ट, सिर्फ 4 होती है, जीआईटी लिवर किडनी हार्ट, 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 जीआईटी लिवर किडनी हार्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। चलो अब इसका डायग्राम देख लेते हो गाइस। ये देखो पिट्यूटरी नीचे है, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी नीचे है, ऊपर हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी नीचे है और ये ऊपर हाइपोथैलेमस है। और इधर साइड देखो क्या है, पहले ये वाला कंप्लीट करो, ये वाला नीचे पिट्यूटरी, इधर हाइपोथैलेमस और उसके बाद क्या है, हाइपोथैलेमस के इधर साइड पीनियल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पीनियल, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पीनियल, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पीनियल, ये थायराइड पैराथायराइड, ये थाइमस, थायराइड पैराथायराइड और थाइमस, और ये पैनक्रियास, ये एड्रिनल, ठीक है। और इधर साइड जो है वो डायग्राम में शो कर दिया गया है, ठीक है। टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल, ठीक है, ये डायग्राम है इनका, ठीक है। टेस्टिन इन मेल, ओवरी इन फीमेल, ठीक है। सो चलो अब इसे और अच्छे से देख लेते हैं। टेस्टिन इन मेल, ओवरी इन फीमेल, एड्रिनल, एड्रिनल के ऊपर पैनक्रियास, एड्रिनल के ऊपर पैनक्रियास, पैनक्रियास के ऊपर थाइमस, थाइमस के ऊपर थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। ये वाला पार्ट एकदम टिप्स पे हो गया होगा, आई थिंक सो। अगर हो गया तो ठोक दो लाइक। अब सारे चैप्टर्स ऐसे ही करवाएंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए कौन कौन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पी स्क्वायर टैप पीटीजी, पी स्क्वायर का मतलब पिट्यूटरी पीनियल थायराइड एड्रिनल पैनक्रियास पैराथायराइड थाइमस, और कुछ और भी एडिशन ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, वो कौन कौन से होते हैं, जीआईटी लिवर किडनी हार्ट, जीआईटी लिवर किडनी हार्ट। और ये डायग्राम पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, यार भाई साहब मेरा कैमरा कैसा है, पिट्यूटरी ठीक है, ऊपर हाइपोथैलेमस, इधर पीनियल और इधर थायराइड पैराथायराइड, ये वाला थाइमस हो जाएगा, इस इधर साइड पैनक्रियास हो जाएगा, पैनक्रियास तो सब लोग लगा ही देंगे ठीक, एड्रिनल टेस्टिस इन मेल ओवरी इन फीमेल, ऊपर वाला क्लियर हो गया। आप पढ़ेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस, क्या पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन फोरब्रेन, जैसे कि आप लोगों को पता है हाइपोथैलेमस डाइसेफ्लॉन का बेसल पार्ट है जो फोरब्रेन में होता है और यह बॉडी फंक्शन में काफी विस्तार से रेगुलेट करता है। सबसे पहले इसे याद कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन फोरब्रेन, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन फोरब्रेन, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई which provide hormone. It contains several group of neurosecretory cell called nuclei which provide hormones, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल में कई ग्रुप होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं और ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को भी रेगुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलो मैं एक बार और बताती हूँ। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल हैं में कई ग्रुप होते हैं जो न्यूक्लियाई कहते हैं और ये हार्मोन्स को प्रोडक्शन करते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को भी रेगुलेट करते हैं। किसको करते हैं रेगुलेट? पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन को भी।
आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अभी लाइन पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। जो रिलीजिंग हार्मोन होता है विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वो होता है विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। समझ में आया? इसका मतलब ये होता है जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और जो इन्वेटरी हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रीशन को कम करते हैं। समझ में आया? चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज गोनाडोट्रोफिन। ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। इसका ये मतलब है गाइस, मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, दिमाग में सुन लेना, दिमाग में बसा लेना, दिमाग में सुन लेना नहीं, ठीक है। जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH है जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, ठीक है। वैसे ही हाइपोथैलेमस से निकलना सोमेटोस्टेटिन पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। कैसे करता है? रोकता है, ठीक है। तो चलो अब लास्ट की ये लाइन बची है, चलो इसे पढ़ लेते हैं। दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। चलो एक बार अच्छे से समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ओरिजिनेट होते हैं और एक्सॉन के द्वारा आगे बढ़कर इनकी नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं, ठीक। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के कार्य को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल रेगुलेशन सीधे हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी आओ मेरे साथ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जिसमें पी स्क्वायर टैप PTG आता है। पी स्क्वायर का मतलब पिट्यूटरी, पीनियल और ये हो जाएगा, और टैप का मतलब थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, और PTG का मतलब पैराथायराइड, थाइमस और गोनेड्स, ठीक है। और दूसरा अलग और भी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो इन हार्मोन को रिलीज करते हैं। वो कौन होते हैं? GIT, लिवर, किडनी और हार्ट, ठीक है। सो चलो अब डायग्राम देखते हैं। टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर थाइमस, उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड और उसके ऊपर पीनियल, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छे से मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, तो दिमाग में तो सब बस ही रहा होगा। तो हाइपोथैलेमस में हमारा कवर हो गया। सो चलो एक बार रिवाइज कर लेते सिर्फ बोल बोल के। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेप्लान एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई which produce hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormone. However, the hormone produced by hypothalamus are two type. कौन से? रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो तो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन को, जबकि जो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वो सिक्रीशन इनहिबिट करता है पिट्यूटरी हार्मोन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन एंड रिलीज ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन यूनिट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। लोग के ये 2 पेज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अब आ जाते हैं ये वाली पिट्यूटरी ग्लैंड पे, क्योंकि अब इसे कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उससे पहले डायग्राम देखते हैं। इधर तो एंटीरियर पिट्यूटरी है। सबसे पहले ये देखते हैं डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अब भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पिट्यूटरी एंड द रिलेशनशिप ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी एंड इट रिलेशनशिप विद द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी एंड इट रिलेशनशिप विद द हाइपोथैलेमस। ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इधर वाला एंटीरियर, इधर वाला एंटीरियर, इधर वाला ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला एंटीरियर के ऊपर वाला पोस्टीरियर, ठीक है। और इधर आ जाएगा ये छोटे छोटे से जो आप देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। और इधर ये तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, ऊपर वाला हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन, सॉरी, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन और हाइपोथैलेमस। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या बोल रहा है? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बारे में। तो चलो अब ये पिट्यूटरी बहुत बार बोल दिया। अब इस ग्लैंड को पढ़ते हैं और इसके खत्म करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोना कैविटी कॉल्ड सेलेट्रोस्का एंड इट अटैच टू हाइपोथैलेमस वाई स्टॉक। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो लोकेटेड होती है बोनी कैविटी में, ठीक है, जिसे हम सेलेट्रोस्का बोलते हैं, और वो अटैच होती है हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा। किससे? एक स्टॉक के द्वारा, ठीक है। मैं इसे लिख के भी समझाऊंगी, बस अभी ध्यान से सुन लो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेलेट्रोस्का एंड इट अटैच टू हाइपोथैलेमस वाई स्टॉक।
स्टॉप। डोंट वरी, आप लोग देखना एनसीईआरटी की एक एक लाइन में कवर करवाऊंगी। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा बट मैं सब कुछ एक साथ कवर करवा दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से। अगर आप मेरी वीडियो एंड तक देखते रहोगे और कमेंट में थोड़ा सा एक लाइक करके चले जाओगे कि बहुत अच्छा लगा, तो हर दिन मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ कर देना। चलो एक बार पढ़ते फिर लिख के भी देखेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, चलो एक बार रिवाइज और कर लेते। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो लोकेटेड होती है बोनी कैविटी में, उसे बोलते हैं सैलाटस का, और वो अटैच होती है एक हाइपोथैलेमस के द्वारा एक स्टॉक से। किससे? स्टॉक से, ठीक है। और ये डिवाइडेड होती है, कौन डिवाइडेड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनो हाइपोफाइसिस में, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस के भी दो पोर्शन होते हैं, जिसे बोलते हैं पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। देखना चुटकी में समझ में आया, मैंने लिख के दिखाया है जिससे आपके दिमाग में एकदम छप जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही भाई तो फिर तब भी सुन लो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ध्यान से सुनना, और एनसीईआरटी की लाइन एकदम कवर हो रही क्योंकि मैंने खोल के ही दिखाई है, तो आप लोग भी खुद से पढ़ोगे तो एकदम घुस जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरे को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, सॉरी जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, इसके दो कंसिस्ट करता है दो पोर्सन, ठीक है। क्या कंसिस्ट करता है? दो पोर्सन, जिसका क्या क्या नाम है बताऊँ मैं? बताओ। इसके दो पोर्सन होते हैं जिसको बोलते हैं पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। स्पेलिंग में कतई मत जाइयो, पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। और जो पार्ट्स डिस्टेलिसिस होती है ना, ये प्रोड्यूस करती है कुछ हार्मोन। अब इसे एकदम लिंक है ना सबसे, इसलिए थोड़ा सा वैसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैंने लिख के समझाया, आप भी ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो पार्ट्स डिस्टेलिसिस होता है ये प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन। उनका नाम लिखने से पहले मैं आपको बता दूंगा, इस आपका जो भी क्लासेस में चल रहा आप वो पढ़ते जाओ आराम से, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वीडियो देखी तो आप मेरे पक्के वाले दोस्त हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना, तो आप क्या करो, क्लासेस जो आपकी चल रही हैं उन्हें देखते जाओ, और एनसीईआरटी से एक चैप्टर मेरे साथ करते जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 2x पे देख रहे हो तो 30 मिनट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो देखते जाओ, ठीक है। सो चलो अब मैं बता देती हूँ कि जो पार्ट्स डिस्टेलिसिस होता है वो प्रोड्यूस करता है 6 हार्मोन। उसको डायरेक्ट याद कर लेना, मैं बताती हूँ। जीएच, ठीक है। जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। पार्ट्स डिस्टेलिसिस प्रोड्यूस करता है जीएच, और जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा होता है पीआरएल का मतलब प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। तीसरे हार्मोन का नाम होता है टीएसएच, इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्पेलिंग पे कतई मत जाइयो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आता है एसीटीएच, इसका मतलब होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और एफएसएस को क्या बोलेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे गाइस? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच को क्या बोलेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कैसे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके। ये आपको 6 याद हो गए होंगे। चलो एक बार रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसके 2 डिवीजन हो जाते हैं, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं वो कंसिस्ट करती है 2 पोर्शन को, पार्ट्स डिस्टेलिसिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्ट्स डिस्टेलिसिस प्रोड्यूस करती है 6 हार्मोन, जीएच, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच और एलएच, ठीक है। जीएच को ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, और ये सारे हार्मोन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट्स इंटरमीडिया। जो पार्ट्स इंटरमीडिया होता है वो सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि होता है प्रोड्यूस करता है गाइस एक हार्मोन को, उसे बोलते हैं एमएसएच का मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बस एक हार्मोन इसका याद रखो, और 6 पार्ट्स डिस्टेलिसिस के याद रखो। पार्ट्स डिस्टेलिसिस नाम ही इसका, पार्ट्स डिस्टेलिसिस 6 तो होंगे ही, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अब चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सैलाटस एंड इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 पोर्शन होते हैं, जिसे पार्ट्स डिस्टेलिसिस, पार्ट्स इंटरमीडिया बोलते हैं। पार्ट्स ऊपर वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पता नहीं क्यों नहीं मैंने बताई, बट अभी बता रही हूँ। और फिर उसके बाद पार्ट्स डिस्टेलिस 6 हार्मोन रिलीज करता है, पार्ट्स इंटरमीडिया जो होता है वो सिर्फ एक करता है, ठीक है। मैंने यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, दिमाग में बसा दिया, रचाया कि नहीं? अगर रचाया ना तो ठोक दो लाइक जल्दी से, ठीक है।
कि गाइज मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है ना, कसम से मेरा बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं कर रहा है रिकॉर्ड करने का। व्हाट आई हैव टू डू, मैंने जब बोला है तो मेरे को करना पड़ेगा। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। कहाँ से? पहले ये वाली लाइन देखो, जो पास्ट स्टाइलिसिस होता है उसका जो रीजन होता है वो कॉमनली कॉल एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। कौन सा होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। याद रखना, पास्ट स्टाइलिसिस का एंटीरियर पिट्यूटरी, पास्ट स्टाइलिसिस का एंटीरियर पिट्यूटरी। और जबकि पार्स जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है इसे पार्स नर्वोसा बोलते हैं, इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रखा जाएगा और स्टोर एंड रिलीज करता दो हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। चलो अब पढ़ते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा बोलते हैं, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, जो स्टोर और रिलीज करता दो हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है। सो गाइज वैसे इसमें कुछ है नहीं, बस दो हार्मोन रिलीज करती है, उसे याद रख लो, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है। चलो अब इतना पोर्शन बचा, इसे रिवाइज कर लेते हैं। ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू गिगांटिज्म एंड लोअर सिक्रीशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डार्फिज्म। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रोथ हार्मोन ओवर सिक्रीट करने लग जाएगा ना तो इसको गिगांटिज्म बोल देंगे। ठीक है। अगर लो सिक्रीशन करने लग जाएगा ग्रोथ हार्मोन तो इसे ना डार्फिज्म बोलेंगे। दैट्स इट, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। अगर ओवर सिक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गिगांटिज्म। और लोअर सिक्रीशन हुआ तो उसे बोलेंगे डार्फिज्म। ठीक है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस कॉल्ड एक्रोमेगली, which may lead to serious complication and premature death if unchecked। इसका मतलब ये होता है कि अगर ओवर सिक्रीशन हो जाता है बहुत ज़्यादा एडल्ट में और वो भी मिडिल एज में, तो और फेस पे वो दिखने लगता, तो इस कंडीशन को एक्रोमेगली बोलेंगे। और ये लीड करता है कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, और हो सकता है अगर चेक ना किया जाए तो प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर अंटिल चेंज इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल। इसका मतलब ये है कि अर्ली स्टेज में मतलब इसके जो सिम्टम्स होते हैं अनडिटेक्टेड रहते हैं बहुत सालों तक, और जब तक एक्सटर्नल फीचर नोटिसेबल नहीं होते हम इसको मतलब नहीं होता कि चेक नहीं कर सकते। ठीक है। अब आ जाते ये प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। प्रोलैक्टिन जो होता है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। इसका मतलब ये है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और उनमें मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है। टीएसएच होता है वो स्टिमुलेट और सिंथेसिस करता है सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को। ठीक है। अब समझ में आ गया ना? अभी मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी, अभी बस ऐसे ही पढ़ते जाओ। ठीक है। और जो ACTH होता है वो स्टिमुलेट और सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है। ACTH जो होता है वो स्टिमुलेट और सिंथेसिस और सिक्रीशन करता है स्टेरॉइड हार्मोन को, जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है। ठीक है। LH एंड FSH जो होता है वो स्टिमुलेट करता है गोनेडल एक्टिविटी को, इसीलिए उसे बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन। ठीक है। इन मेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। मैंने इसमें लिखा है कि मेल्स में अगर LH रिलीज हो रहा है तो वो एंड्रोजन बनाएगा और FSH और एंड्रोजन मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख लिया तो आप लोग भी लिख लेना। ठीक है। बोलते बोलते यार मेरी जुबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है, कसम से मैंने इतनी वॉइस ओवर कभी नहीं करी है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे को भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं फीमेल्स के बारे में। फीमेल्स में आप ऐसे ही पढ़ लो, मैंने अलग से लिखा हुआ है, जैसे मेल का लिखा था ना वैसे ही फीमेल का मैंने लिख रखा है। ठीक है। चलो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ फीमेल का। तो फीमेल में अगर LH रिलीज हो रहा है तो वो इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को। अभी पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। पहले बस ऐसे ही देख लो, फिर उसके बाद हमने जैसे मेल का लिखा था ना वैसे ही फीमेल का लिख रखा है, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो प्रॉपर अच्छे से बिलीव करना, तो मैं और भी लेके आऊंगी, वरना मेरा मन नहीं करेगा और बनाने का। ठीक है। जो LH होता है वो ओव्यूलेशन कराता है और मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। LH ओव्यूलेशन कराता है और मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम। जो FSH होता है इसका पीछे रोल लिख रखा है, जो FSH होता है वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स इन फीमेल्स। ठीक है। MSH एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट मेलेटिन containing cells and regulate pigmentation of the skin. Oxytocin acts on the smooth muscles of our body and stimulate their contraction. ठीक है। In female it stimulate a vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth। अभी सुनते जाओ। ठीक है। And milk ejection from the mammary gland। ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? अभी सिर्फ सुनते जाओ, मैं अभी बहुत अच्छे से और समझाने वाली हूँ, ठीक है। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूबुले एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायवर्सिस, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने फिर से ये वाली लाइन पढ़ी है, वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायवर्सिस, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADS, ठीक है। अब बस ये थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, बट अभी और अच्छे से करेंगे, ठीक है। वैसोप्रेसिन का ध्यान से सुन लेना। जो वैसोप्रेसिन होता है वो एक्ट करता है मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायवर्सिस, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADS, ठीक है। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADS रिजल्ट इन ए डिमिनिश एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। दिस कंडीशन इज नॉन एज अ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस कौन से में होता है, कौन सी ग्लैंड में होता है, ध्यान से याद कर लेना। ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में डायबिटीज इंसिपिडस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में डायबिटीज इंसिपिडस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में डायबिटीज इंसिपिडस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में डायबिटीज इंसिपिडस होता है, क्योंकि अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सर चलो एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कंट्रैक्शन। इन फीमेल इट स्टिमुलेट अ बिगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट the kidney and stimulate resorption of water and electrolyte by the distal tubules and thereby reduces loss of water through urine diuresis, hence it is called as a antidiuretic hormone, ADS, ठीक है। and impairment affect synthesis और release of ADS result in a diminished ability, जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है। चलो एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जो डायग्राम होता है पहले ये देख लो। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बॉडी कैविटी कॉल्ड सैलेटस का एंड इट अटैच्ड टू hypothalamus via stalk. It is divided anatomically into two parts: adenohypophysis, neurohypophysis. Adenohypophysis consists two portions: pars distalis and pars intermedia. Pars distalis region of pituitary commonly called anterior pituitary. इसमें 6 हार्मोन होते हैं, जो कि मैंने आपको बता रखे थे, ठीक है। और एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से होता है, जिसे मेलेनोसाइट बोलते हैं। पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज रहती है पार्स डिस्टालिस से ह्यूमंस में, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जिसमें 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो गिगांटिज्म हो जाएगा। अगर लो सिक्रीशन होता है तो स्टंटेड ग्रोथ यानी डार्फिज्म हो जाएगा। अगर एक्सेस सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में होता है, स्पेशली मिडिल एज में, तो उसे एक्रोमेगली बोलते हैं। अगर इसे चेक नहीं किया जाए तो प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है। और ये डिसीज को डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आ जाते हैं, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क का फॉर्मेशन करता है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है। जो TSH होता है उसमें थायराइड हार्मोन आता है थायराइड ग्लैंड से। ACTH जो होता है उसमें सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स। मेल्स में जो LH होता है वो एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। FSH और एंड्रोजन मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस बनाते हैं। फीमेल्स में LH ओव्यूलेशन और मेंटेनेंस कॉर्पस ल्यूटेम। FSH में स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं जो MSH होता है वो एक्ट करता है। MSH जो होता है वो मेलेनोसाइट्स को बनाता है, मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स, एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्मूथ मसल्स ऑफ अवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल्स। बाकी सब मैंने अच्छे से बताया रखा है बार बार। डायबिटीज जो इंसिपिडस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये 2 पेज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि ओवरी तक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो मैकेनिज्म बचेगा वो बाद में करेंगे, ठीक है। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो लोकेटेड डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन होती है, जबकि वो सिक्रेट करती है केवल एक हार्मोन, जिसे बोलते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो होता है वो प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, और इनके साथ साथ ना ये इन्फ्लुएंस करती है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी। समझ में आया है ना? चुन्नू सा पार्ट है, बस याद रख लेना कि वो स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर के अलावा मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी, यहाँ पे भी उसका रोल है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, बाकी ये हो गया है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सो दैट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल सिक्रेट करती है एक हार्मोन जिसे मेलेटोनिन बोलते हैं। मेलेटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24
are diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythm of sleep wake cycle, body temperature. उसके साथ आपको हमने 4 पॉइंट बताए थे, ठीक है। अब पढ़ते थायराइड ग्लैंड। भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। अगर ये देखो बीच में एकदम से होल सा आ रहा है ना, तो बस दिमाग में रख लेना दिस इज द डोर्सल साइड, दिस इज द डोर्सल साइड। ये वाला जो है वो डोर्सल साइड है, और यहाँ पे ये 4 आप देख रहे हैं ना, ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये वेंट्रल साइड है, नॉर्मल है, वेंट्रल साइड है। ये थायरॉयड, ट्रैकिया, वोकल कॉर्ड्स और थायरॉयड, और ये ट्रैकिया, वोकल कॉर्ड, थायरॉयड, ये ट्रैकिया, और ये इसका कैसा है? वेंट्रल साइड है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये है, 4 आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और ये डोर्सल साइड है। चलो अब मैं इसे पढ़ती हूँ। सच में बोला नहीं जा रहा। थायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो कंपोज करती है 2 लोब, जिसे लोकेटेड होती है आइदर साइड्स ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. इसका मतलब ये है कि जो दोनों लोब्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के एक पतले फ्लैप से आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे इस्टमस कहते हैं, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू की बनी होती है। थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू, ठीक है। अच्छे समझा दिया। ईच थायरॉयड फॉलिकल्स इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉलिकल सेल्स इंक्लूजिंग अ कैविटी। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक थायरॉयड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिकल सेल से बना होता है, ठीक है। प्रत्येक थायरॉयड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिकल सेल से बना होता है। फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन, जिसे बोलते हैं T4 और T3। T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, और T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि आयोडीन जो होता है वो इसेंशियली फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड, ठीक है। अगर डिफिशियंसी हो जाती है आयोडीन की हमारी डाइट में, तो इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। गाइस पहली बात तो मैं अब ऐसा कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। टाइम मुझे वॉइस ओवर करने में भी लग रहा है। सीरियसली मैंने सोचा था मैं प्रॉपर रिकॉर्ड कर पाऊँगी, बट यार सच में नहीं हो पा रहा है, और मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, और मेरे को आज ये वीडियो डालनी है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोग को, डोंट वरी। मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा आज प्लानिंग करती हूँ दिन की। देखो पहली बात तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आएगा तो है ही, थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। क्यों हम एक दिन में एक चैप्टर करें, भले ही हम एक दिन में आधा चैप्टर करें या 1/3 करें, ठीक है, लेकिन इतना अच्छा करें ना कि हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि आज मैं पहले प्लानिंग करती हूँ, और वो जो प्लानिंग मैं करूँगी ना वो टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि हाँ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले क्या करेंगे, मैं प्लानिंग करती हूँ कि मुझे हर दिन में कितना चैप्टर तैयार करवाना है, और उसके बाद उसी जो टॉपिक करवाया है उसके कितने क्वेश्चन सेंड करने हैं, तो उसके क्वेश्चन मैं सेंड कर दूँगी PYQ पंच बुक से, हर एक चीज़ से। सो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। तो बायोलॉजी की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ भर के मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मेरा मन करता है रिकॉर्ड करने का। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना कि मैं यकीन 2.0 से कैसे रिवीजन करवाऊंगी। तो चलो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, जो सर ने लेक्चर करवाया, जैसे 19 को लेक्चर करवाया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का छोड़ दो, क्योंकि बायोलॉजी का सिर्फ मैं NCERT से करवाऊंगी, कुछ नहीं, ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सर ने जो लेक्चर 19 को करवाया उसका रिवीजन करेंगे 20 तारीख को, ठीक है। उसके बाद सर ने जो 20 को पढ़ाया होगा तो उसको हम 21 को डालेंगे, जिसमें मैंने 19 का और 20 का लेक्चर किया होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कि अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से, मैं सच में डेली वीडियो डालूंगी, डेली, और प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करवाऊंगी, सारा का सारा दिमाग में छपवा दूंगी। भले ही अगर 100 लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं ना, सिर्फ 100, मुझे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा कि 1000 देखे 2000, सिर्फ 100 लोग अगर एकदम जुड़े हुए हैं ना, तो प्रॉपर अच्छे से रिवीजन होगा। अगर सर ने कोई क्वेश्चन भी दिया है ना DPP वगैरह का, वो भी हम सॉल्व करेंगे विथ होमवर्क। हम लोग अकेले करते हैं ना तो हो नहीं पाता, तो साथ में मिलकर क्यों ना करें। तो इसलिए अपनी राय मुझे बताना, आपको आइडिया कैसा लगा। और जिन लोगों ने मेरे से रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI पढ़ा है ना, तो उन्हें अच्छे से पता होगा, मैंने दिमाग में सब कुछ बसा देती हूँ। तो इसी तरीके से रिवीजन जो होगा ना हमारा, वो 1 नंबर होगा कसम से। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखे ना, तो भर देना कमेंट, रेड हार्ट एकदम भर देना, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं अब थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन प्रॉपर अच्छे से करूँगी। क्यों, मैं एक साथ भर रही थी, मेरा दिमाग ख़राब था, जो मैंने सोच लिया कि एक साथ रिकॉर्डिंग करते ही इट इज़ सो इम्पॉसिबल टाइप का है यार, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।